हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो द हिंदू में छपे आर्टिकल यौन शोषण पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए इस पर आधारित है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन अस्पतालों की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं जो यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी के मामलों को संभालते हैं। आखिर मामला क्या था? न्यायमूर्ति स्वर्णाकांत शर्मा ने एक 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए। पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स लाया गया था, लेकिन गलत संप्रेषण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण उस पीड़िता को समय पर चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिल पाई। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में पीड़िता को चिकित्सकीय जांच और गर्भपात के लिए एम्स लाया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पहचान पत्र की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए शुरू में अल्ट्रासाउंड करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेजा गया, जिसने अस्पताल को गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करने और स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। हालांकि अस्पताल ने पहचान प्रमाण और हड्डी परीक्षण यानी ऑसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से आयु के सत्यापन पर जोर देना जारी रखा। फिर अल्ट्रासाउंड भी तब कराया गया जब बाल कल्याण समिति के एक सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। उस समय नाबालिग लगभग 25 सप्ताह और 4 दिन की गर्भवती पाई गई। इसके बाद अस्पताल ने यह कहते हुए चिकित्सा बोर्ड गठित करने से इनकार कर दिया कि गर्भावस्था 24 सप्ताह की वैधानिक सीमा से अधिक प्रतीत हो रही है, जो कि चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 के तहत निर्धारित है। इसलिए इसके लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि भ्रूण की गर्भावधि 23 सप्ताह और 4 दिन है और पीड़िता शारीरिक और मानसिक रूप से यह प्रक्रिया करवाने के लिए सक्षम है। यह निष्कर्ष अस्पताल के पहले के रिकॉर्ड से भिन्न था, जिसमें गर्भावधि 25 सप्ताह और 4 दिन बताई गई थी। न्यायालय ने इस अंतर के लिए कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर चिंता जाहिर की है। अब इसमें अस्पतालों के लिए न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं? जब कोई जांच अधिकारी यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल जांच के लिए पेश करता है और उसके साथ आधिकारिक केस फाइल और एफआईआर का विवरण भी होता है, तो अलग से पहचान की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। न्यायालय ने यह भी जोर दिया कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय सामान्य डायग्नोस्टिक मामलों में लागू होते हैं, उन्हें कठोरता से लागू नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति शर्मा ने निर्देश दिया कि सभी मामलों में जहां बलात्कार या यौन शोषण की पीड़िता गर्भवती पाई जाती है, वहां बिना किसी देरी के एक व्यापक चिकित्सकीय जांच कराई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक प्रतीत होती है, अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि वे तुरंत एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें, आवश्यक जांच करें और बिना किसी विशेष न्यायालयी आदेश की प्रतीक्षा किए संबंधित प्राधिकरणों को स्थिति की रिपोर्ट सौंपें। अस्पतालों को यह भी निर्देश दिए गए कि अपडेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी और संबंधित कानूनी दिशा निर्देश आपातकालीन और स्त्री रोग विभागों में आसानी से उपलब्ध हों और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को गर्भपात अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी अन्य अनिवार्य निर्देशों के तहत अपने कर्तव्यों के प्रति नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाए। अदालत ने आगे यह भी निर्देश दिया कि डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति DHCLSC जैसे विधिक सहायता निकायों के साथ समन्वय में हो। प्रत्येक सरकारी अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया कि वह गर्भपात मामलों और संबंधित चिकित्सकीय वैधानिक प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें,
जो बाल कल्याण समिति, जांच अधिकारियों और अदालतों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करे। इसके अतिरिक्त गर्भपात प्रक्रिया के लिए सहमति पीड़िता या उसके अभिभावक से उस भाषा में प्राप्त की जानी चाहिए जिसे वे पूरी तरह से समझते हों, जैसे हिंदी या अंग्रेजी। पुलिस और कानूनी प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए? न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पोक्सो और यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच कर रहे अधिकारियों को हर 6 महीने में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रशिक्षण में एमटीपी प्रक्रियाओं, न्यायालय के आदेशों और चिकित्सा एवं कल्याण प्राधिकरणों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षण पूर्ण होने के प्रमाण पत्रों को अधिकारियों की सेवा फाइलों में विधिवत रूप से दर्ज किया जाए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़िता को समय पर संबंधित डॉक्टर, अस्पताल या मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए। इसके साथ ही सभी आवश्यक केस फाइलों को भी उनके साथ उपलब्ध कराया जाए। अब आखिर में बात करते हैं कि इसके पहले क्या दिशा निर्देश दिए गए थे। 17 अप्रैल को न्यायमूर्ति शर्मा ने निर्देश दिया कि जब भी 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावधि वाली नाबालिग पीड़िता को CWC द्वारा जांच या गर्भपात के लिए किसी अस्पताल में भेजा जाए तो CWC को तुरंत DHCLSC को इसकी सूचना देनी चाहिए। DHCLSC को कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता का तुरंत मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति के लिए सक्षम न्यायालय का रुख करना भी शामिल है, ताकि और विलंब से बचा जा सके। जनवरी 2023 में न्यायाधीश ने यह अनिवार्य किया था कि यौन शोषण पीड़िताओं की चिकित्सकीय जांच के दौरान एक मूत्र गर्भावस्था परीक्षण यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अवश्य किया जाए। यदि पीड़िता गर्भवती पाई जाती है और वह वयस्क है तथा गर्भपात की इच्छुक है तो जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसी दिन उसे चिकित्सकीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया गया था कि अस्पतालों में चिकित्सकीय बोर्ड का गठन सुनिश्चित किया जाए।